हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट फिजिक्स बाई रघुराज सर। आज फ्रिक्शन फोर्स का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे और आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो बिना कोई टाइम किल किए हुए हेडिंग लगा लीजिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो देखिए मैंने लिख दिया है, बाद बाकी लिखने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है? इट इज़ द एंगल बिटवीन टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन इम्पेंडिंग स्टेट। जब ऑब्जेक्ट इम्पेंडिंग स्टेट में होता है तो उस समय टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखिए कैसे, जरा समझो। जैसे ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, अब ध्यान रखना। अब जैसे आपने यहाँ पे एक वेरिएबल फोर्स लगा दिया, कोई भी F इक्वल टू मान लो 2T लगा दिया, ठीक है, और ये 10 kg का ब्लॉक है, जो भी है। तो देखिए हमें एंगल किस किस के बीच में देखना है। सबसे पहले तो हमको इस बॉडी को इम्पेंडिंग स्टेट में पहुँचाना है। तो जब ये बॉडी इम्पेंडिंग स्टेट में पहुँचेगी तो बताइए, यहाँ पे मान लो इसका म्यू के है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और म्यू एस। म्यू के से कोई लेना देना नहीं होगा क्योंकि हमको इम्पेंडिंग स्टेट में पहुंचाना है, तो हमको पूरा का पूरा लेना देना किससे होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट से लेना देना होगा। तो जब ये इम्पेंडिंग स्टेट में होगी तो यहाँ पे लग रहा होगा एफएस मैक्स। एक बात ध्यान रखना, इससे भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को अप्लाइड फोर्स से भी कोई लेना देना नहीं है, कि बस समझाने के लिए मैंने बता दिया है एफएस मैक्स। और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे इस तरीके से एन लग रहा होगा और बाद बाकी ये लग रहा होगा 10G। और इस समय टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स होगा इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा, दिस इज द आर। अच्छा, ये मैक्सिमम होगा क्योंकि ये जो फोर्स है ये क्या है? मैक्सिमम। तो इस समय ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर होगी बात? अब ये एंगल निकलेगा कितना जना बताइए? ये निकलेगा 10 थीटा। 10 थीटा में एक्सप्रेस किया जाता है। 10 थीटा इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना होगा? इस कंपोनेंट के बराबर होगा। कितना होगा बच्चों? एफ एस मैक्स डिवाइडेड बाई ये कंपोनेंट कितना होगा? नॉर्मल रिएक्शन एन के बराबर होगा। ओके, अब देखिए ये जो 10 थीटा आ जाएगा, एफ एस मैक्स होगा म्यू एस इंटू एन अपॉन एन, और ये आ जाएगा म्यू एस। तो ध्यान रखना, 10 थीटा या एंगल ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा म्यू एस। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू आ जाता है 10 इनवर्स म्यू एस। थीटा इक्वल टू आ जाता है 10 इनवर्स म्यू एस। तो ध्यान रखना, सबसे खास बात, म्यू एस पर डिपेंड करता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जितना ज़्यादा म्यू एस होगा उतना ज़्यादा एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा। स्मूथ सरफेस के लिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन 0 आ जाएगा क्योंकि म्यू एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और सबसे खास बात, मास पे डिपेंड नहीं करता है, तो इनडिपेंडेंट ऑफ मास, यह बात आप यहाँ लिख दीजिए, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन मास पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, क्लियर? पॉज करके उतार लीजिए जरा, एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे ये 5 kg का ऑब्जेक्ट, मान लीजिए म्यू के की वैल्यू दी है 0.4, म्यू एस इक्वल टू दिया है 0.75। फाइंड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को इससे कोई लेना देना नहीं होता म्यू के से। मैं बार बार इसलिए लिख देता हूँ दोनों ही चीज़ें, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं आना चाहिए। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को केवल म्यू एस से लेना देना होता है, और उसमें भी अप्लाइड फोर्स से भी कोई लेना देना नहीं होता है। आप सीधे सीधे बॉडी को कौन से स्टेट में पहुँचा दो? इम्पेंडिंग स्टेट में आप पहुँचा दीजिए, वहीं पर आपका काम बन जाएगा। तो आप अप्लाइड फोर्स अगर राइट को लगा होगा तो एफ एस मैक्स इधर लगा होगा, अप्लाइड फोर्स अगर इधर लगा होगा तो एफ एस मैक्स इधर आ जाएगा, और उसी के हिसाब से जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। अगर एफ एस मैक्स इधर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, तो कॉन्टैक्ट फोर्स इधर आएगा।
अगर अप्लाइड फोर्स इधर लगेगा तो एफ एस मैक्स इधर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा तो कॉन्टैक्ट फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा। वो बात मैंने बताई भी थी, एक बच्चा पूछ भी रहा था कि सर जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है वो किसी भी डायरेक्शन में कैसे लग जाता है, तो वो असल में क्या है, सेकेंडरी फोर्स है। तो प्राइमरी फोर्स जिस तरीके से एक्शन करेंगे, सेकेंडरी फोर्सेज उसी तरीके से अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदल लेते हैं। ओके, यही पहचान होती है और यही प्रॉपर्टी होती है सेकेंडरी फोर्सेज की। ओके, ठीक है। तो देखिए, चलिए मैंने इधर मान लेता हूं कि ये इधर लग गया एफ एस मैक्स, ये एफ एस मैक्स लग गया, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग गया, तो नॉर्मल रिएक्शन तो वो एम जी के बराबर ही लगेगा, हालांकि उसका कोई यूज नहीं है। तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स आ जाएगा वो इस तरीके से आ जाएगा, ये आ जाएगा आर, ये मैक्स होगा। ये जो एंगल होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा, तो बताइए जो टेन थीटा आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं बेसिक से कर देता हूँ, वैसे तो मुझे पता ही है डायरेक्ट, अपॉन एम जी, सॉरी नॉर्मल रिएक्शन, तो ये आ जाएगा सीधे सीधे म्यू एस। और बताइए म्यू एस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.75, ये आ जाएगा 3/4। तो यहाँ से आ जाता है थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, 37 डिग्री। ओके, पॉज करके उतार लीजिए, पॉज करके उतार लीजिए, हटाएं, चलो। अब देखिए कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं आपको। पुलिंग एंड पुशिंग on a rough surface, on a rough surface, pulling and pushing on a rough surface, एक रफ सरफेस के ऊपर पुलिंग और पुशिंग। तो देखिए पुलिंग और पुशिंग क्या होती है आपको मैं समझा दूं, इतना सब आप प्रैक्टिस में करते होगे। जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये है, ऐसे समझो। तो अगर देखिए, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे करके धक्का दे के कराता हूँ तो दिस इज पुशिंग एक्शन, और ऐसे खींचता हूँ दिस इज पुलिंग। तो दिस इज पुशिंग एंड दिस इज पुलिंग। तो पुलिंग और पुशिंग आप जानते ही होगे नॉर्मल वे में भी। जैसे आपसे कोई पेरेंट्स ने आपके ने कहा कि बेटा चेयर ले आओ, तो कई बार चेयर को ऐसे धक्का दे के ऐसे करके लाते हैं, और ऐसे कई बार उसको खींच के लाते हैं। तो जो खींच के लाते हैं उसको क्या कहते हैं, पुलिंग कहते हैं। और जब धक्का देकर लाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पुशिंग कहते हैं। बाद बाकी मैं डायग्राम से समझा देता हूँ पुलिंग एक्शन और पुशिंग एक्शन। देखिए जैसे ये है कोई, तो अगर आपको इस डायरेक्शन में इसको मूव कराना है, रफ सरफेस पर है, रफ सरफेस पर इस, तो देखिए ये जो एक्शन होगा यहाँ से जो पुशिंग होगा, हो सकता है ये एक्शन भी हो जाए तो ये भी क्या होगा, पुशिंग होगा, या इस तरीके से भी, ठीक है। तो इस तरीके के सब एक्शन कैसे हैं, पुशिंग है। आप इस तरीके से इसको धक्का दे के ले जा रहे हो और ये एक के एक्सीलरेशन से भाग रही है, तो ये सब ये कैसे एक्शन है, पुशिंग। और पुलिंग एक्शन कैसे होंगे जरा बताइए। पुलिंग एक्शन ऐसे होंगे, जैसे आप यहाँ से इसको फोर्स लगा के खींच रहे हो एफ, दिस इज पुलिंग एक्शन। अब यहाँ से इसको ऐसे ले जा रहे हो, दिस इज पुलिंग एक्शन। तो ये पुलिंग एक्शन है और ये पुशिंग एक्शन है। ओके, रफ सरफेस के ऊपर देखना है हमको। तो दिस इज पुलिंग एक्शन एंड दिस इज पुशिंग एक्शन। अब यहाँ पर बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट होता है कि किसी बॉडी को अगर हमको रफ सरफेस के ऊपर मूव कराना है तो पुल करना आसान होता है, पुश करना आसान होता है। तो हेडिंग पड़ती है पुलिंग और पुशिंग, विच इज ईजियर। तो आंसर पहले ही बता दूं, पुलिंग इज ईजियर देन पुशिंग। इसको दिमाग में सेट कर लो, क्यों होता है अभी मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। चलिए, तो पहले देखिए बॉडी को पुल करते हैं, पुलिंग, फिर पुश करके समझाते हैं आपको, पुलिंग, पुलिंग ऑन रफ सरफेस। तो देखिए यार, मुझे तो मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं तो सब पता है कि किस एंगल पर कितना फोर्स लगा के पुलिंग होगा और मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, ये मुझे तो सब पता ही है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पुलिंग ऑन ए रफ सरफेस। तो देखिए पुलिंग ऑन ए रफ सरफेस,
मान लो ये बॉडी यहाँ रखी हुई है, एक न्यूमेरिकल डाटा से पहले मैं आपको समझाता हूँ। मान लो म्यू एस इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है, और अब हम इसको पुल करना है। लेट 10 kg का बॉडी है, तो लेट इसको खींचना है, तो किसी ने इसको पुल किया F। अब हमें बताना है मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा इसको पुल करने के लिए। तो ऑब्वियसली आपको इतना पता ही है कि जब ये पुल होगा तो इसको पहले इम्पेंडिंग स्टेट मानना पड़ेगा, तो ये तभी पुल होगा या तभी ये मिनिमम फोर्स इसको खींच पाएगा जब इधर इस डायरेक्शन में एफ एस मैक्स से जस्ट ज़्यादा हो जाए। तो लेट हमने यहाँ पे इसको एफ एस मैक्स लगा दिया, और एफ एस मैक्स बराबर क्या होगा, म्यू एन होता है हमेशा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एफ एस मैक्स बराबर हो गया म्यू एस इंटू एन। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल सी बात है, 10 kg का है तो 100 होगा, तो आ जाएगा 1 इंटू 100 एंड दिस इज इक्वल टू 100 न्यूटन। तो एफ एस मैक्स 100 न्यूटन होगा, तो जो मिनिमम फोर्स इसको खींचने के लिए चाहिए होगा वो भी कितना लग जाएगा बताइए, 100 न्यूटन लग जाएगा, 100 न्यूटन लग जाएगा, ठीक है। अब यार मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं 100 न्यूटन के फोर्स से भी कम में इस बॉडी को पुल कर सकता हूं। अच्छा मुझे पता है, आपको नहीं पता होगा, ये मत सोचना सर आपने कैसे सोच लिया, अभी आपको थोड़ी देर बाद घूम के समझ में आएगा। मैं उत्तर देखो, आपको उत्तर पहले ही दे दे रहा हूं। अगर मैं इस फोर्स को यहां से 45 डिग्री के एंगल पे लगा दूं तो देखिए इससे भी कम फोर्स के द्वारा खींच ले जाऊंगा इसको। देखो कैसे, अभी मैं आपको समझा देता हूं। देखो अगर मैंने 45 पे लगा दिया इसको, तो लेट मैंने कहा कि भाई एफ मिनिमम बराबर एफ है, एफ मिनिमम एफ है, एफ के फोर्स के द्वारा इसको हम खींच ले जा रहे हैं। तो देखिए कितना निकल के आएगा, आप खुद ही देखना। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, देखना यहाँ पे, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, वो कंपोनेंट कितना आएगा, एफ कॉस 45, और कॉस 45 कितना होता है 1/√2, तो ये आ जाएगा f/√2। ये भी कंपोनेंट कितना आ जाएगा बताइए, f/√2 आ जाएगा, और नीचे बताइए कितना लग जाएगा, 10g लग जाएगा, ठीक है। अच्छा अभी याद रखना है इसको 100 न्यूटन आया था ये, ठीक है। इसको इधर खिसका देते हैं, ठीक है। अब जरा देखना, तो अच्छा जब ये चलेगा जस्ट, तो यहाँ पर किधर इधर क्या लग जाएगा बताइए, एफ एस मैक्स लग जाएगा, क्लियर। तो देखिए पहला इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए f/√2 वर्टिकल में फोर्स बैलेंस होंगे, क्यों वर्टिकल में तो मोशन होना ही नहीं है। f/√2 प्लस एन बराबर 10g कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन को यहाँ से लिख लेंगे 100 माइनस f/√2, ओके। सेकेंड इक्वेशन, जब जस्ट चलाओगे तो f/√2 का ड्राइविंग फोर्स एफ एस मैक्स के बराबर होगा, तो ये आ जाएगा f/√2 का ड्राइविंग फोर्स एफ एस मैक्स के बराबर आ जाएगा। और एफ एस मैक्स कितना होता है जमाने से, म्यू एस इंटू एन होता है। तो यहाँ से आ जाएगा, ध्यान से देखो, f/√2 बराबर म्यू एस कितना है 1 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना है बताइए, 100 माइनस f/√2। तो ये आ जाता है f/√2 बराबर 100 माइनस f/√2। जब इधर लेके आओगे इसको यहाँ से, तो ये आ जाएगा √2f, √2f बराबर 100, और f बराबर 50√2 आ जाएगा। चेक कर लेना ज़रा, क्योंकि आएगा f बराबर 100/√2, और इसको रेशनलाइज करोगे तो √2 और √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो 50√2। बताइए 50√2 कितना आ गया, 50√2 आ गया मेरे और आपके हिसाब से 1.41, और ये आ जाता है शायद 5 ये, और 5 चौक 20 70, तो ये आ जाता है 70.5 न्यूटन, ये आ जाता है 70.5 न्यूटन। तो खुद बताइए पहले मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़ रहा था बताइए, पहले लगाना पड़ रहा था कितना, 100 न्यूटन मिनिमम फोर्स, और अब देखिए 70.5 न्यूटन के फोर्स से ही मैंने इसको पुल कर दिया, ठीक है। तो अब आप कहेंगे सर आपने कैसे सोचा, तो इसको अब मैं जनरल में ड्राइव कर देता हूँ कि मिनिमम फोर्स कितना चाहिए होता है किसी बॉडी को पुल करने के लिए। अब हम जनरल में इसको ड्राइव कर देते हैं, देखिए ज़रा, देखिए तो लिखेंगे हेडिंग मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल एन ऑब्जेक्ट,
मिनिमम फोर्स कितना चाहिए एक बॉडी को पुल करने के लिए, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अब जरा ध्यान से समझना भाई प्लीज़। अब यहाँ पे दो वेरिएबल होंगे, जैसे ये बॉडी है, अब मैं एकदम जनरल में कर रहा हूँ इसको, तो इसका m का मास मान लेता हूँ और जो फोर्स है इसको कोने पे लगा देता हूँ, या यहाँ लगा दो, कहीं भी लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, एक तो फोर्स मिनिमम, अब ऐसा तो है नहीं कि उस मिनिमम फोर्स को हॉरिजॉन्टल में लगा दें, किसी एंगल पे लगाना होता है। जैसे पिछले केस में आपने देखा कि 45 के एंगल पे लगाया, वो एंगल कहाँ से आया वो भी आपको समझ में आएगा। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे याद था, इसलिए मैंने उस एंगल को डायरेक्टली लिख दिया था। ओके, अब देखिए, अब मान लीजिए उस हमने एफ को यहाँ पे लगा दिया और किसी थीटा के एंगल पे लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन है ध्यान रखना, वेरिएबल इधर लिख देता हूँ। वेरिएबल यहाँ पे कौन कौन है, वेरिएबल देखना, एक तो एफ एंड थीटा दोनों ही वेरिएबल है। मतलब हमको एक तो ये भी बताना है कि मिनिमम फोर्स की वैल्यू क्या होगी, और ये भी बताना है किस एंगल पे लगाएं उस फोर्स को। जैसे अभी हमने कैलकुलेशन किया था कि 70 न्यूटन समथिंग मिनिमम फोर्स की मैग्नीट्यूड थी, और किस एंगल पर उसको हमने अप्लाई किया था, हॉरिजॉन्टल से 45 के एंगल पर अप्लाई किया था। दोनों ही बातें पता होनी चाहिए। तो ये भी हमें ढूंढना है कि कितने एंगल पे लगाएं और कितना फोर्स लगाएं। बाद बाकी आखिरी में मैं आपको इसका एक बहुत ही शॉर्टकट बता दूंगा, जिससे आप ऑब्जेक्टिव तरीके से हमेशा उसको कैलकुलेट कर ले जाओगे, उसकी कोई चिंता ना करें। अब देखिए जरा, एम का फोर्स है तो एम जी तो नीचे लग जाएगा, ये लग गया कैपिटल एम जी। जब ये चलेगा तो ऑब्वियसली एफ एस मैक्स लगेगा, इम्पेंडिंग स्टेट आएगा ही आएगा, तो एफ एस मैक्स लगा दिया। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, इसमें कोई बुराई नहीं। अब देखिए, जब ये चलेगा तो इसके दो कंपोनेंट कर लीजिए, एक हो जाएगा एफ कॉस थीटा और एक हो जाएगा एफ साइन थीटा। क्लियर? इक्वेशन लिखना शुरू कर दो। इक्वेशन पहला देखिए, इक्वेशंस बना देता हूँ पहले, आसानी से देख लीजिए। वर्टिकल में फोर्स बैलेंस होंगे तो एफ साइन थीटा प्लस नॉर्मल रिएक्शन एन, ये कैपिटल एम जी को बैलेंस करेगा। ओके, एफ साइन थीटा प्लस एन एम जी को बैलेंस करेगा। और हॉरिजॉन्टल में जब ये जस्ट चलने के इरादे में आएगा या इम्पेंडिंग स्टेट में आएगा, तो हॉरिजॉन्टल का ड्राइविंग फोर्स एफ कॉस थीटा एफ एस मैक्स को बैलेंस करेगा। तो ये आ जाएगा एफ कॉस थीटा इक्वल टू एफ एस मैक्स। और थर्ड इक्वेशन जो हमको लिखनी होती है, ये जो एफ एस मैक्स होगा, एफ एस मैक्स हमेशा म्यू एस इंटू एन होता है, और चाहे तो आप म्यू एन लिख दो इसको, क्योंकि हम मान लेते हैं कि यहाँ पर म्यू एस और बराबर म्यू के इक्वल टू म्यू मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वैसे तो मैं आपको इसका रिजल्ट भी बता दूं कि सॉल्व करके क्या आता है, पर सॉल्व करके दिखा देंगे आपको। जब सॉल्व करोगे तो एफ इक्वल टू सीधे सीधे आता है। इन तीनों को सॉल्व कर लो तो ये आ जाता है म्यू कैपिटल एम जी अपॉन, मेरे पास रिजल्ट लिखा हुआ है कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये सीधे सीधे आता है। और कुछ बच्चों को याद भी होता है, ये आता है सीधे सीधे। हालांकि मैं भी इसको आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे आता है। इतना क्लियर है? जरा देखिए, सॉल्व करके देख लीजिए कैसे आता है। ठीक, देखिए इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, एक काम करो, आप एफ एस मैक्स को यहाँ रखिए और इस सेकेंड इक्वेशन से देखिए एफ कॉस थीटा बराबर एफ एस मैक्स म्यू एन होता है, म्यू एन, एन यहाँ से लिखिए, एन यहाँ से लिखोगे तो देखिए क्या लिखोगे, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। एक लाइन का है, कोई ऐसा भारी भरकम नहीं है। तो ये आ जाता है एफ कॉस थीटा इक्वल टू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। इसको इधर ले जाओगे तो ये आ जाता है, एफ कॉमन ले लो तो ये आ जाता है कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा बराबर आ जाता है म्यू कैपिटल एम जी। तो यहाँ से एफ इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन आ जाता है कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ठीक है। तो मैंने सॉल्व करके भी आपको दिखा दिया ये, ठीक, सॉल्व करके भी दिखा दिया, ठीक है। तो देखिए, पुल करने के लिए इतना फोर्स चाहिए, एफ पुलिंग लिख दो, एफ पुल लिख दो, पुल करने के लिए इतना फोर्स चाहिए, ठीक है। पुल करने के लिए इतना फोर्स चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप उसको दिमाग में सेट, अभी मैं सब समझा रहा हूँ, पुल करने के लिए इतना फोर्स चाहिए। अब देखिए, इसी को हम पुश करके दिखाते हैं आपको, पुशिंग में कितना फोर्स चाहिए होता है। इसको हटा दें यहाँ से,
क्योंकि यार यही आपको सीखना था। इसको हटा दें, ठीक है। अब देखिए, अब पुशिंग के लिए देख लो, पुशिंग पुशिंग के लिए देख लो जरा। अब देखिए जो पुशिंग एक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। मान लो एफ का फोर्स लगाया और थीटा के एंगल पर ये, तो ध्यान रखना फिर से यहाँ पे जो वेरिएबल हो जाएंगे वो कौन कौन हो जाएंगे भाई, वेरिएबल वही हो जाएंगे फिर से, थीटा एंड, अच्छा पिछले में थीटा नहीं निकाला, अभी जरा हम दोनों को थीटा पे ही कंपेयर करा देते हैं कि कम कौन से कितने फोर्स के द्वारा बॉडी पुल होगी और कितने फोर्स के द्वारा बॉडी पुश होगी। अभी हम यहीं पर जरा आपको कैलकुलेट करा देते हैं। तो थीटा एंड एफ, ठीक। अब देखिए एम का मास है तो नीचे लग जाएगा एम जी, और अगर ये मोशन करेगा तो ये एफ एस मैक्स लग जाएगा, इम्पेंडिंग स्टेट में आएगा, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग जाएगा। यहाँ पे हमेशा की तरह फिर इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, ये थीटा, ये एफ का फोर्स है तो ये भी थीटा आएगा, तो इधर आ जाएगा एफ कॉस थीटा और इधर आ जाएगा एफ साइन थीटा। क्लियर, ठीक है। वर्टिकल में फोर्स बैलेंस कराइए तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन किससे बैलेंस करेगा अब की बार, एम जी भी नीचे लग रहा है और एफ साइन थीटा भी नीचे लग रहा है, तो एफ साइन थीटा। सेकेंड इक्वेशन हॉरिजॉन्टल में बताइए जो एफ कॉस थीटा का ड्राइविंग फोर्स है, ये बताइए किसको बैलेंस करेगा, एफ एस मैक्स को, और एफ एस मैक्स इसी में लिख देता हूँ, कितना होता है बताइए, म्यू इंटू एन होता है। इससे थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा बराबर म्यू एन, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। क्लियर, ये आ जाएगा। तो जब आप इसको इधर लाओगे तो एफ कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा म्यू एम जी। तो एफ इक्वल टू आ जाता है, एफ कौन सा है, पुशिंग, एफ पुश बराबर कितना आ जाता है, म्यू एम जी अपॉन, यह आ जाएगा यहाँ से कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। क्लियर है। जरा देखिए दोनों को कंपेयर करते हैं। तो ध्यान रखना पहले में जो आया था, देखिए म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, और इस ये पुश वाला जो आया था, पुल एफ पुलिंग में आया था म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, और देखिए पुशिंग में जो आ रहा है, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है। अब देखिए दोनों को कंपेयर कर लेते हैं अगले डायग्राम में। तो फाइनली आप लोगों ने ये देख लिया कि किसी बॉडी को पुश करने के लिए इतना फोर्स चाहिए और पुल करने के लिए कितना चाहिए, पुल करने के लिए चाहिए म्यू एम जी अपॉन म्यू साइन थीटा। ठीक है। अब दोनों को जरा कंपेयर कर लेते हैं, कौन सा फोर्स ज़्यादा है कौन सा कम है। तो देखो ये ब्लॉक, अगर आपको इसको पुश करके चलाना है तो ध्यान रखना एंगल हॉरिजॉन्टल से लिया है दोनों में ही। तो ये जो एफ चाहिए चलाने के लिए, ये कितना आया है, ये पुशिंग फोर्स है, तो ये आया था कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। देख लो म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, इतना फोर्स चाहिए इसको मूव कराने के लिए, मतलब इम्पेंडिंग स्टेट में लाने के लिए। और जैसे इम्पेंडिंग स्टेट में आया होगा तो ये लग गया होगा एफ एस मैक्स। ठीक है। और अगर इसी को आप पुल करना है, रफ सरफेस है, अगर तो ये लगा था म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब सबसे पहले दोनों फोर्सेस को कंपेयर कर लो, इसको एफ पी कह दो,
इसको एफ पुशिंग और पुलिंग, ठीक है, दोनों आ जाएगा ना उसमें। चलो एस को एफ डैश कह दो, इसको एफ कह दो, एफ डैश कह दो, ठीक है। अब दोनों फोर्सेस को कंपेयर करो, देखो न्यूमरेटर में तो दोनों में सेम है, म्यू एम जी। यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और यहाँ पर है कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। यार ये क्या होगा बताइए, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा कम होगा किससे, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या हो गया, एफ पुशिंग ग्रेटर देन एफ पुलिंग। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी बॉडी को स्लाइड कराना है तो ये इम्पेंडिंग स्टेट में है, इम्पेंडिंग स्टेट आई एस, ये भी है इम्पेंडिंग स्टेट में है। तो अगर किसी बॉडी को स्लाइड कराना है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर तो पुलिंग फोर्स कम होता है और पुशिंग फोर्स ज़्यादा होता है। इसका मतलब यार जब पुलिंग फोर्स कम है मतलब ये फोर्स कम है, कम फोर्स के द्वारा आप इसको स्लाइड करा सकते हो। यहाँ पर भी क्या लगा होगा बताइए, एफ एस मैक्स ही लगा होगा, आराम से देख लो, यहाँ पर भी एफ एस मैक्स लगा होगा। तो ये फोर्स ज़्यादा और ये कम है, तो बताइए दोनों को कंपेयर करके कौन सी किस प्रोसेस के तहत बॉडी को स्लाइड कराना आसान होगा, ऑब्वियसली पुलिंग के द्वारा। तो इसलिए आप कह सकते हैं पुलिंग इज ईजियर देन पुशिंग। यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, इसका मतलब ये है पुलिंग इज ईजियर देन पुशिंग, ठीक है। इसलिए पुलिंग इज ईजियर देन पुशिंग, इस स्टेटमेंट को आप याद कर लीजिए। अब इसमें हमको ये फाइंड आउट करना होगा कि ये फोर्स किस एंगल पे लगाना होगा, ठीक है। ये फोर्स, अब देखिए इस फोर्स को कितने एंगल पे लगाएं और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू भी पूछी जाती है, ठीक है। चलिए निकालते हैं, करें, चलो। तो टू फाइंड मिनिमम फोर्स फॉर पुलिंग, ध्यान रखना रफ सरफेस के लिए कह रहा हूं मैं, पुलिंग एंड करस्पॉन्डिंग एंगल, और वो एंगल कितना होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, और वो एंगल कितना होगा, चलिए निकाल लेते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, इस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। देखिए कुछ चीज़ एकदम याद होनी चाहिए। पुलिंग के लिए कर देते हैं पहले वर्किंग, रफ सरफेस है, एम का मास है, तो इसको इम्पेंडिंग स्टेट में पहुंचाने के लिए जो फोर्स चाहिए, ये जो एफ चाहिए, ये कितना आया था बताइए, म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए फॉर एफ पुलिंग मिनिमम, इसको मिनिमम के लिए इतना मैथमेटिक्स आपको यूज करना पड़ेगा यार। देखिए ये म्यू एम जी तो कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, यही टर्म तो यहाँ पे वेरिएबल है। तो बताइए ये मिनिमम कब होगा, जब किसी फंक्शन का डिनोमिनेटर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसका डिनोमिनेटर को आप लेट कोई जेड मान लीजिए, तो जेड इक्वल टू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये क्या हो जाए, मैक्सिमम। यार जब ये मैक्सिमम होगा तभी तो ये फोर्स मिनिमम होगा। अब देखिए इसको मैक्सिमम करने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स है। तो जो नीट वाले बच्चे हैं यार वो या तो इसको स्किप कर दें, क्योंकि मैं सीधे सीधे रिजल्ट याद करा दूंगा उनके लिए, नहीं तो थोड़ी सी मैथमेटिक्स देखनी पड़ेगी। जब भी मैथमेटिक्स में किसी भी फंक्शन को हम मैक्सिमा या मिनिमा लेते हैं तो उसको डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं। तो आप इसको डी जेड बाई डी थीटा, तो डिफरेंशिएट करो, इसका डेरिवेटिव आता है बेटा माइनस साइन थीटा, प्लस म्यू कांस्टेंट है
और साइन थीटा का आता है कॉस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। जैसे जीरो करोगे तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू आ जाता है म्यू। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, ये याद रखना है सबको। इसको इतना उतारो फिर मैं समझाता हूँ। टेन थीटा बराबर म्यू। ये सबको याद करना है यार, ठीक है। तो ये यहां पर आ जाता है टेन थीटा बराबर म्यू एस लिख दो, बेहतर है। तो थीटा बराबर टेन इनवर्स म्यू एस। बहुत अच्छा रिजल्ट है यार, ठीक है। तो इस एंगल पे लगाओगे, अब ध्यान से देखिए। तो ये एंगल कौन सा है बताइए, क्या ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है कि नहीं है? इट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो बताइए उस फोर्स को जब आप पुल करना चाहते हैं मिनिमम फोर्स के साथ, तो उस फोर्स को किस एंगल पे लगाना होगा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे लगाना होगा। देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन का कितना बेहतरीन यूज हुआ है। अब ये सब रिजल्ट यार आपको याद ही होने चाहिए, तभी क्वेश्चंस करने का मजा है। अब इसमें कुछ कैलकुलेशन और आता है, जैसे वो मिनिमम फोर्स ही कितना होगा। तो देखिए आप यहाँ से ट्रायंगल से निकाल लीजिए। पहले इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, वो सब क्लियर है आपको। देखो इतना सब क्लियर है आपको। जिस मिनिमम फोर्स के साथ आपने इसको पुल किया था, ये म्यू है, बहुत अच्छा पॉइंट है, देख लो। तो जिस, अब देखो रट लो एकदम, जिस फोर्स पर आप, जिस एंगल पे आपको लगाना होगा वो एंगल कितना है बताइए? वो आया टेन थीटा बराबर म्यू एस। म्यू लिख दो, चलो म्यू लिख दो। तो एफ बताइए कितना आया? म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब इस फोर्स की हमको वैल्यू चाहिए। अगर इस फोर्स की वैल्यू चाहिए तो कॉस थीटा और साइन थीटा चाहिए। अब हमें टेन थीटा बराबर म्यू एस पता है, तो इस ट्रायंगल से आप निकाल लेंगे। मान लीजिए ये थीटा है, तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको म्यू लिख दो, ठीक है, बार बार इसको भी म्यू लिख दो। तो हो जाएगा म्यू बाई वन। तो ये हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा? वन प्लस म्यू का स्क्वायर, क्योंकि वन का स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर आ जाएगा रूट ऑफ वन प्लस म्यू का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से बताइए साइन थीटा कितना आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा कितना आ जाएगा? साइन थीटा बताइए। साइन थीटा आएगा म्यू अपॉन रूट ऑफ वन प्लस म्यू स्क्वायर। और कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यह आ जाएगा वन अपॉन रूट ऑफ वन प्लस म्यू का स्क्वायर। ये वैल्यू आप इसमें पुट करिए, तो एफ इक्वल टू ये आ जाएगा म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा की जगह क्या लिख दोगे? वन अपॉन रूट ऑफ वन प्लस म्यू स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा? म्यू। साइन थीटा की जगह क्या लिखोगे? म्यू अपॉन रूट ऑफ वन प्लस म्यू स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए ज़रा, यहाँ आ जाएगा एफ इक्वल टू, तो ये आ जाएगा म्यू एम जी। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ ध्यान से देखना, ये आएगा वन प्लस म्यू स्क्वायर और वन प्लस म्यू स्क्वायर, नीचे आएगा रूट ऑफ वन प्लस म्यू का स्क्वायर। और जब रूट लेोगे तो ये आ जाएगा रूट ऑफ ये। अभी एक फॉर्मूला और बताऊंगा याद करने के लिए। तो ये एफ मिनिमम है, इसको याद कर लेना नीट वाले बच्चे, इवन जेई मेंस वाले बच्चे। तो मिनिमम फोर्स जो हमको चाहिए वो चाहिए म्यू एम जी अपॉन रूट ऑफ वन प्लस म्यू स्क्वायर। अभी इसमें एक फॉर्मूला और बताएंगे अभी आपको। इतना पहले यहाँ से करो, इतना पॉज करके उतारो, यहीं लिख दें इसको, यहीं लिखते हैं। देखो साइन थीटा कॉस थीटा सब पता है आपको, ठीक है। अब देखो इसी को लिखता हूँ, देखो इसी को। अगर मान लीजिए इसमें मैं म्यू की वैल्यू पुट कर देता, म्यू बराबर कितना था? टेन थीटा था, ठीक है। तो ध्यान से देखना, एफ मिनिमम बराबर, अगर म्यू को मैं टेन थीटा पुट कर देता हूँ, टेन थीटा इंटू एम जी, यह आ जाएगा कॉस थीटा, म्यू को टेन थीटा इंटू साइन थीटा। अब ध्यान से देखना, एफ मिनिमम बराबर यह आ जाएगा एम जी टेन थीटा अपॉन,
अब देखो टेन थीटा को लिखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इधर इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा 1, और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा, और ऊपर पहुँचेगा तो नीचे आ जाएगा कॉस थीटा। गलत कर गया मैं, नहीं ये आएगा, ये आएगा, देखो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाई आएगा नीचे कॉस थीटा। ठीक है, तो एफ मिनिमम जो बनेगा, अब ये तो 1 बनेगा और कॉस थीटा ऊपर पहुंचेगा, और टेन थीटा को लिखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा एम जी साइन थीटा। तो ये याद करना बहुत आसान होता है, मैं तो कह रहा हूँ इसको याद करो, ये एग्जाम में सवाल आते हैं। अभी मैं नट सेल में फाइनल रिजल्ट आपको बताने जा रहा हूँ, पहले इतना पॉज करके उतारिए, इतना पॉज करके आप उतारिए, इतना पॉज करके फाइनली आप लोग उतारिए, फिर इसका रिजल्ट मैं नट सेल में बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए नट सेल में रिजल्ट ये है कि अगर किसी बॉडी को आपको मिनिमम फोर्स के साथ पुल करना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर म्यू इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो जिस एंगल पर फोर्स को लगाना होगा, ध्यान रखना, वो एंगल कितना होगा, टेन थीटा बराबर म्यू होगा, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। अगर किसी भी बॉडी को मिनिमम फोर्स के साथ पुल करना है, तो वो एंगल कौन सा चाहिए, टेन थीटा बराबर म्यू, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन चाहिए, और वो एंगल हॉरिजॉन्टल से होगा, यहाँ से नापना है, और जो मिनिमम फोर्स होगा वो कितना होगा बताइए, सीधे सीधे एम जी साइन थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू एम, अगर म्यू में लिखना आंसर तो रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये आपको रिजल्ट हर हालत में याद होना चाहिए, हर हालत में रिजल्ट याद होना चाहिए, ठीक है, हर हालत में रिजल्ट याद होना चाहिए। आपको एग्जाम में बहुत आता है, डायरेक्ट याद होना चाहिए कि किसी बॉडी को मिनिमम फोर्स के साथ पुल करना है, तो यहाँ पे इस समय क्या लग गया होगा, एफ एस मैक्स। मिनिमम फोर्स के साथ अगर आपको पुल करना है, तो जिस एंगल पर फोर्स को लगाना होगा दैट इज टेन थीटा बराबर म्यू होगा, एंड एफ मिनिमम एम जी साइन थीटा बराबर म्यू एम जी अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस म्यू का स्क्वायर होगा। ये आपको याद होना चाहिए हर हालत में। हर हालत में याद होना चाहिए। पॉज करके उतारिए। चलिए इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आपको और बेहतर क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, एक 10 kg का ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, म्यू बराबर 0.75 है, ठीक है। फाइंड द मिनिमम फोर्स टू पुल द ब्लॉक एंड करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आपको पता होना चाहिए वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है, तो किस एंगल पर फोर्स को लगाना होगा, सबसे पहले वही फाइंड आउट कर लो, कितना, tan इनवर्स म्यू। क्लियर, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू कितना, 0.75, इसको लिख सकते हैं 3/4, और tan इनवर्स 3/4 की वैल्यू होती है 37 डिग्री, याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस फोर्स को कितने एंगल पे लगाना होगा बताइए, सबसे पहले तो जिस एंगल पे लगाना होगा वो होगा एंगल 37 डिग्री, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। और फोर्स मिनिमम कितना होगा, तो इसको मैंने आपको याद करना बता दिया, एफ मिनिमम जो लगता है उसको सीधे सीधे एम जी साइन थीटा कर दिया करो, इससे आसान कुछ भी नहीं है, ये याद करना आसान होता है। और थीटा आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन के फंडे से निकाल ही चुके होते हो, तो एक लाइन में सवाल हो जाता है, कभी दर्द नहीं होगा कहीं, ठीक। तो एफ मिनिमम इक्वल टू मास कितना था 10 इंटू 10 साइन थीटा, साइन 37 जमाने से होता है 3/5, 5 से 2 बार गया, एंड दिस इज इक्वल टू 60 न्यूटन। तो बताइए इस ब्लॉक को पुल करने के लिए मिनिमम फोर्स लगाना होगा 60 न्यूटन, और किस एंगल पे लगाना होगा 37 विद द हॉरिजॉन्टल। पॉज करके उतारिए, पॉज करके उतारिए। चलिए अब देखते हैं एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग, बेहतरीन होता है, जरा समझ लेना। कंसेप्ट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, और इसको एंगल ऑफ स्लाइडिंग भी कहते हैं। इतना हेडिंग लगाओ जरा, एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग, एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग, ठीक है, बेहतरीन होता है।
देखिए एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग का लेना देना भी कहीं ना कहीं एंगल ऑफ फ्रिक्शन से ही होता है। इसको एक बार में समझाऊंगा, एक बार में समझ लेना। सबसे पहले तो ये किसी रफ प्लेन के लिए डिफाइन होता है। जैसे देख, ध्यान से देखना, ये प्लेन है, सबको दिख रहा है, इधर से देख लो, सबको दिख रहा है, प्लेन है। इस पर मान लो मैंने ये ब्लॉक रख दिया। अब ध्यान से देखना, अभी बताइए हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? अरे यार 0 बना रहा है। कुछ लोग इंस्टेंट आंसर देते हैं, 0 बना रहा है ना। अब देखिए इसके एंगल को आप बढ़ाते जाओ, ध्यान से सुनना। तो मैं आंसर देने जा रहा हूँ, पहले एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा दूँ, फिर मैं तुरंत बोल दूंगा कि क्या बोलना चाह रहा था। तो देखिए ये एंगल, देखो एंगल यहाँ से देखना, इस एंगल को ये देखना, एंगल बढ़ रहा है ना इसका हॉरिजॉन्टल से। अब एक देखो, बस जिस एंगल पर ये खिसकने लगे या जस्ट खिसकना स्टार्ट कर दे, उस समय ये इंक्लाइन प्लेन, रफ इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ स्लाइडिंग या एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज। फिर देख लो एक बार, देखो ये हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, मैं इसके एंगल को बढ़ा रहा हूं, तो जिस एंगल पर देखो ये फिसलने लग जाए, देखना 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 देखना, अभी नहीं 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 अभी नहीं, बस 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 हो गया काम। बस यही एंगल मेजर कर लो। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग। अब मैं यहाँ पे समझा देता हूँ इसको, अब यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से सुनना, देखो मैं एक बार समझा देता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और एक इंक्लाइन प्लेन आपने लिया, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा, तो अभी मान लो स्लाइड नहीं कर रहा है, फिर आपने इसके एंगल को बढ़ाया, फिर आपने एंगल बढ़ाया। अब मान लीजिए जैसे ही मैंने रखा, तो ध्यान रखना स्लाइड नहीं, जैसे ही ब्लॉक रखा इसके ऊपर, वो तुरंत किस में आ गया, इम्पेंडिंग स्टेट में आ गया। अभी फिसला नहीं है, ऐसा मान लीजिए, यार ऐसा तो होगा ही, तुरंत इम्पेंडिंग स्टेट में आ गया ये ब्लॉक, इम्पेंडिंग स्टेट किस में आ गया, इम्पेंडिंग स्टेट में आ गया। ओके, तो ये ब्लॉक इस समय इम्पेंडिंग स्टेट में है। हम इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि किसी रफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जिस एंगल के लिए कोई भी बॉडी इम्पेंडिंग स्टेट में आ जाती है, दैट एंगल ऑफ द रफ इंक्लाइन प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग। अब जरा समझिए, इस समय इम्पेंडिंग स्टेट में है, तो इधर तो क्या लग रहा होगा बताइए, एफ एस मैक्स लग रहा होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, बताइए क्या, एम जी साइन थीटा, कोई डाउट ही नहीं है किसी को। इधर लग रहा होगा एम जी कॉस थीटा, कोई डाउट नहीं है किसी को, ठीक है। अब देखिए इक्वेशंस लिख दीजिए। इम्पेंडिंग स्टेट में तो पहला इक्वेशन क्या लिखेंगे बताइए, नॉर्मल रिएक्शन को क्या लिखेंगे बताइए, एम जी कॉस थीटा लिखेंगे। सेकेंड इक्वेशन, इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा, तो बताइए एम जी साइन थीटा को किसके बराबर लिखेंगे बताइए, एफ एस मैक्स लिखेंगे। और थर्ड इक्वेशन आप लिखेंगे एफ एस मैक्स इक्वल टू लिखेंगे म्यू एन। क्लियर। अब आप इसमें ज़रा वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो ये आ जाएगा एम जी साइन थीटा इक्वल टू एफ एस मैक्स आ जाएगा म्यू एन, तो ये आ जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक, एम जी से एम जी जाता, तो यहाँ से ध्यान से देखती है क्या आता, टेन थीटा इक्वल टू म्यू आता। ताली बजाओ, ये भी कहीं ना कहीं एंगल ऑफ फ्रिक्शन से लेना देना है। ये भी फिर से किसके बराबर आ गया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर आ गया। इसको आप ही लोग याद कर लो। तो देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना बेहतरीन यूज हो रहा है। एक बार तो वहाँ यूज हुआ कि किसी बॉडी को पुल करने के लिए किस एंगल पर फोर्स को लगाना चाहिए जिससे एक मिनिमम एफर्ट के साथ ब्लॉक को खींचा जा सके, तो उसका आंसर भी क्या था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और इसी तरीके से अगर किसी रफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर किसी बॉडी को रखा जाए तो वो तुरंत इम्पेंडिंग स्टेट में किस एंगल पर आती है, तो वो भी आता है जिस समय इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर एंगल बनाता है, उस समय बॉडी इम्पेंडिंग स्टेट में आ जाती है। आप इसको याद कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। तो दूसरी बात, ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इनडिपेंडेंट ऑफ मास, क्योंकि एंगल ऑफ फ्रिक्शन मास पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये भी मास पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। लिख लो जरा, मास पे डिपेंड नहीं करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता है।
ठीक है, बाद बाकी मैंने लिख दिया, अगर किसी को इंग्लिश लिखनी है तो लिख लीजिए। द एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग इज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल सच दैट अ बॉडी प्लेस्ड ऑन द रफ इंक्लाइंड प्लेन जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, या फिर किस में आ जाएगी, इम्पेंडिंग स्टेट में आ जाएगी। लिख लीजिए। कुछ एग्जाम्पल करते हैं तो आपको और आनंद आएगा। जरा देखिए, जैसे ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए किसी ये रफ इंक्लाइन प्लेन है और म्यू बराबर 1 है, मास पे तो डिपेंड नहीं करता है, तो किसी भी बॉडी को इसके ऊपर अगर मैं रखता हूं तो ध्यान से देखना, तो अगर इसको इम्पेंडिंग स्टेट मानना होगा तो इसका बताइए एंगल कितना होगा, ध्यान से सुन लेना। तो ये एंगल कितना होगा, यहीं से समझाना शुरू कर देता हूं। देखिए, अगर म्यू बराबर 1 है तो थीटा बराबर कितना होगा बताइए, tan इनवर्स 1 होगा, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। जरा समझना शुरू करना। तो ये एंगल पहले ही निकाल लेना चाहिए, इससे बड़े आसान हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो अगर एंगल 45 डिग्री आया, इसका एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग या एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो सुनिए, अगर ये मान लो 44 डिग्री भी आया या इसको 45 से कम आया तो ये होगा कंफर्टेबल रेस्ट CR। मतलब अगर मुझसे कोई पूछे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा, तो इधर ड्राइविंग फोर्स लगेगा अलोंग द इंक्लाइन कितना, mg साइन थीटा, जो भी थीटा है, ये थीटा लिख देता हूँ इसको। तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लग जाएगा, मैक्स नहीं लगेगा, एफएस लगेगा। मैक्स तो तब लगता है जब बॉडी किस में होती है, इम्पेंडिंग स्टेट में, और ये इम्पेंडिंग स्टेट में कब होगी, जिस समय थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 45 होगी। अभी 44 है तो अभी इम्पेंडिंग स्टेट नहीं है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो भी कितना होगा, mg साइन थीटा। कोई डाउट नहीं इसमें। अब मान लीजिए इस एंगल को मैंने कितना कर दिया, थीटा को 45 ही कर दिया। अगर 45 कर दिया तो अब बिना सोचे समझे, मास पे डिपेंड नहीं करता है, अब ये जो फ्रिक्शन लग रहा होगा इसमें, वो लग रहा होगा यार एफएस मैक्स। और अगर इससे ज़्यादा एंगल बढ़ा दिया, अगर एंगल इससे ज़्यादा बढ़ा दिया आपने, मान लीजिए इसको 60 डिग्री कर दिया या 53 डिग्री कर दिया, जो भी है, तो अब ये रुकेगा नहीं, अब ये रुकेगा नहीं, अब ये भाग लेगा, सर्टेनली भाग लेगा। इधर तो लगेगा वही mg साइन 60 थीटा ले लो, और ये a से भाग लेगा, क्योंकि अब इसको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि एंगल आपने बढ़ा दिया। और इधर पिक्चर में कौन आ जाएगा बताइए, एफ के आ जाएगा। ठीक, ये पिक्चर में कौन आ जाएगा, एफ के आ जाएगा। पिक्चर में कौन आ जाएगा, एफ के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हम कुछ डाटा दिए दे रहे हैं आपको। मान लो ये थीटा पूछा है, म्यू मान लीजिए 4/3 है, तो आपको बताना है किस एंगल के लिए, या एंगल ऑफ रिपोज बताना है। फाइंड एंगल ऑफ रिपोज, फाइंड, यार ये निकालना आना चाहिए। फाइंड द एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज कितना होगा, तो म्यू बराबर ये है, तो 10 बताइए क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, सीधे 4/3। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा बताइए, 53 डिग्री आ जाएगा। तो ये थीटा कितना होगा बताइए, 53 डिग्री। अगर ये 53 डिग्री ले लिया तो तुरंत यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, एफएस मैक्स लगेगा। फ्रिक्शन कितना लगेगा, एफएस मैक्स। और इस समय ये जो ब्लॉक होगा वो कंफर्टेबल रेस्ट में नहीं होगा, ये इम्पेंडिंग स्टेट में होगा। और अगर एंगल इससे कम होगा तो फिर फ्रिक्शन फोर्स एफएस मैक्स ना लग के mg साइन थीटा के बराबर लगेगा, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स कितना होगा, mg साइन थीटा होगा। एक और देख लो, अगर मान लीजिए ये थीटा पूछा, थीटा बराबर क्या, अगर ये किस में, इम्पेंडिंग स्टेट में, और म्यू बराबर दिया हुआ कितना बताइए, 3/4 दिया हुआ है। ओके, तो अगर म्यू बराबर 3/4 दिया है तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया बताइए, 3/4। तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा बताइए, 37 डिग्री आएगा। तो उस समय थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 37 डिग्री होगी। और इस समय ये जो फ्रिक्शन लग रहा होगा कितना लग रहा होगा, एफएस मैक्स लग रहा होगा। एकदम आसान है यार, आप बस तरीके से कंसेप्ट को पढ़िए, कभी कोई दिक्कत नहीं आती है, कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखिए। देखो ये क्वेश्चन देखिए पहला, अ ब्लॉक लाइंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज़ अ वेट ऑफ 50 न्यूटन। वेट 50 न्यूटन दिया है, ध्यान रखना। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, ध्यान रखना। और
केजी इज द यूनिट ऑफ मास, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए। जब भी कभी न्यूटन लिखा हो तो इसका मतलब जी से मल्टीप्लाई करके दिया है, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। और जब भी केजी लिखा हो तो फिर वो मास दिया है, मतलब उसमें अभी जी का मल्टीप्लाई आपको करना है फोर्स फाइंड आउट करने के लिए। ओके, ठीक है। If it just begins to slide when inclination of plane with the horizontal is 30 डिग्री, find mu, तो mu का mu फाइंड आउट करना है। तो देखिए वेट पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, आपको पता ही है। तो आपसे ये दिया हुआ है कि इसका वेट 50 kg है, 50 kg नहीं सॉरी 5 kg, ठीक है, क्योंकि 50 न्यूटन वेट है तो 5 kg वेट सॉरी मास होगा। ओके, तो ये आपको थीटा कितना दिया बताइए, 30 डिग्री दिया है। और ये दिया कि जैसे ही 30 डिग्री का एंगल हुआ है तो तुरंत इम्पेंडिंग स्टेट में आ जाता है, मतलब इस पर क्या लग गया, एफएस मैक्स लग गया। तो आपसे क्या पूछा है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो हमें पता है ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, म्यू होता है। तो टेन 30 इक्वल टू म्यू, तो म्यू इक्वल टू आ जाता है प्यारे बच्चों यहाँ से 1/√3, कुछ भी नहीं है, एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अक्सर ये, ठीक है। चलिए पॉज करके उतार लीजिए, पॉज करके उतार लीजिए। चलिए और देखिए क्वेश्चन, चेक वेदर ब्लॉक विल स्लाइड और नॉट। आपको ये चेक करना है कि जो ब्लॉक रफ सरफेस पर रखा हुआ है, इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है, ये स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा, दोनों करने हैं। ये फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट और ये सेकंड है, कुछ नहीं बच्चों की तरह कर ले जाएंगे। देखिए यार पहले तो म्यू के से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, म्यू एस से लेना देना है। और आपको ये देखना होगा अगर म्यू दिया हुआ है तो पहले आप इसका क्या निकालो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाल लो। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है बताइए, टेन थीटा होगा 0.75 म्यू के बराबर होता है, और ये हो जाता है 3/4। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 37 डिग्री आ जाएगी। तो अगर ये एंगल 37 डिग्री से ज़्यादा होगा तब तो ये स्लाइड करेगा, 37 होगा तो इम्पेंडिंग स्टेट में आएगा, और अगर 37 डिग्री से कम होगा तो कंफर्टेबल रेस्ट में बना रहेगा, स्लाइड ही नहीं करेगा। और ये एंगल बताइए क्या ग्रेटर देन 37 डिग्री है, इसलिए क्या करेगा, स्लाइड करेगा, ए के एक्सीलेशन से भागेगा। और यहाँ पे कौन आ रहा होगा बताइए, एफ के आ रहा होगा, ठीक। अभी वो सब बताएंगे आपको कितना एक्सीलेशन होगा, क्या कहानी होगी, अभी जरा समझ लो पहले, ठीक है। ए के एक्सीलेशन से भागेगा, यहाँ आ जाइए। अब यहाँ पे म्यू एस 0.75 है, वही डाटा है। अब ये एंगल देखिए, ये एंगल 37 से क्या है बताइए, कम है, इसका मतलब ये किस्म होगा कंफर्टेबल रेस्ट में होगा, CR। और इधर कौन सा फोर्स लग रहा होगा बताइए, mg sin 30 लग रहा होगा। और यहाँ पे कौन लग जाएगा, FS लग जाएगा, किसके बराबर बताइए, mg sin 30 के बराबर ही लग जाएगा, ठीक है। कंफर्टेबल रेस्ट में होगा तो ये ब्लॉक यहाँ पर स्लाइड नहीं करेगा, ये ब्लॉक यहाँ पर स्लाइड कर जाएगा। पॉज करके उतार लीजिए और एंगल देख, एक क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, IITJ में आ चुका है, मेंस में, नीट में अक्सर क्वेश्चन आता है, ये बहुत अच्छा सवाल है। जरा देखिए, एन इंसेक्ट, ये कीड़ा है और इसने यहाँ से क्रॉल करना शुरू किया, ठीक है, क्रॉल मतलब धीमे धीमे चलना स्टार्ट किया है, ध्यान से सुनना। क्रॉल्स अप आ हेमीस्फेरिकल सरफेस वेरी स्लोली, धीमे धीमे चलना स्टार्ट करता है। और उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है, म्यू इज इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है। फाइंड द मैक्सिमम एंगल अल्फा ऑफ द इंसेक्ट, मतलब कितने मैक्सिमम एंगल तक ये चढ़ सकता है, ऐसे पूछा है। कुछ लैंग्वेज मैंने शॉर्ट कर ली है, तो यार पहले मैं इसका आपको कंसेप्ट बताता हूँ, ध्यान से सुनना, पहले कंसेप्ट समझ लो फिर इस क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए जैसे कोई भी जनरल सरफेस हो, ध्यान से सुनना, कोई जनरल सरफेस हो ऐसे हो, ठीक है। तो यार ध्यान से सुनना, जब भी कोई इंसेक्ट कहीं होता है तो हम ये मान रहे होते हैं कि जैसे ये इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट है, ठीक है। तो इस समय हम ये मान रहे होते हैं कि यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो प्लीज यार, ये बहुत अच्छा पॉइंट है ये टेंजेंट। तो इस समय हम ये मान रहे होते हैं कि ये जो इंसेक्ट है इस समय इस लोकेशन पे वो इस वाले इंक्लाइन प्लेन के ऊपर चढ़ रहा है, इस वाले इंक्लाइन प्लेन के ऊपर चढ़ रहा है। जब वही इंसेक्ट यहाँ आ जाएगा तो हम ये मानते हैं कि इस समय ये इस वाले इंक्लाइन प्लेन के ऊपर चढ़ रहा है, इस वाले इंक्लाइन प्लेन के ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। ध्यान से समझ में आ रही है ना। तो ऐसे समझो कि अगर ये वाला कर्व है इस तरीके का, तो जैसे जैसे इंसेक्ट ऊपर चढ़ता जा रहा है तो उसका जो इंक्लाइन प्लेन है उसका एंगल लगातार क्या करता जा रहा है, घटता जा रहा है। अच्छा अगर मान लो ये यही इस तरीके का होता, एकदम आराम से सुन लो, इस तरह का होता, तो देखिए अगर ये इस समय यहाँ पे चढ़ रहा है, ध्यान रखना इस लोकेशन पे यहाँ है, तो हम ये मानेंगे इस समय इसका इंक्लाइन प्लेन जिसके ऊपर चढ़ रहा है वो ये है, ये है,
ये इंक्लाइन प्लेन है। फिर जब वो यहाँ चढ़ जाएगा तो उसका इंक्लाइन प्लेन असल में ये है। इतनी सी बात है। मतलब जब किसी जनरल सरफेस पर कोई चढ़ता है और हमको एंगल ऑफ रिपोज का फंडा यूज करना होता है तो उस लोकेशन पर हम क्या ड्रॉ कर देते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। इतनी सी इसमें बात है पहले तो, ठीक है। अब उस क्वेश्चन में आ जाओ जरा, अब क्वेश्चन में आ जाओ। अब हमें ये बताना है कि कितने मैक्सिमम एंगल तक ये चढ़ सकता है। तो यार बताइए, जहाँ पे फिसलना स्टार्ट कर देगा उससे ऊपर तो चढ़ नहीं पाएगा, और फिसलना कहाँ पे शुरू करेगा, जहाँ पर ये आ जाएगा इम्पेंडिंग स्टेट में आ जाएगा। तो बस इतनी सी बात है। तो आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। मान लो यहीं पे वो इम्पेंडिंग स्टेट में आ गया और ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू यही है, ठीक है। यहाँ पे इम्पेंडिंग स्टेट में आ गया तो देखो थोड़ी ज्योमेट्री लगा लो। अगर ये अल्फ़ा मैक्स, ठीक है, ये अल्फ़ा मैक्स है, इसको फिलहाल मैं थीटा कह देता हूँ। थीटा बराबर अल्फ़ा मैक्स, बाद में देख लेंगे। अगर ये थीटा है मान लो तो ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। देखो ये क्या है, ये नॉर्मल होता है, सब जानते हैं। ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या आ गया, थीटा आ गया। तो ये भी क्या आ गया, थीटा आ गया, ठीक। तो ये एक तरह से क्या आ गया, इंक्लाइन प्लेन आ गया। ये इंक्लाइन प्लेन ही आ गया, ठीक है। तो बताइए ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा। तो बताइए टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी म्यू। और ये है कितना, म्यू बराबर कितना है, 1/3। तो यहाँ से सीधे सीधे आ जाता है cot थीटा बराबर 3 एंड दिस इज द आंसर। एकदम आसान है। अगर एंगल ऑफ रिपोज का फंडा क्लियर है तो एकदम आसान है, ठीक है। चलिए पॉज करके उतारिए। फिर देखिए सिमिलर क्वेश्चन ऐसा ही, ये भी जेई में आ चुका है। देखिए जरा, जेई का क्वेश्चन है, देखिए जरा। अब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये पैराबोलिक सरफेस है, पैराबोलिक सरफेस है। इक्वेशन दी हुई है x² इक्वल टू ay। फिर से इस पर यहाँ से O वाले पॉइंट से एक इंसेक्ट क्रॉल करते हुए इसके ऊपर चढ़ता जा रहा है। मास पे डिपेंड करता नहीं है, आपके दिमाग में होना चाहिए बात। ये सब चीज़ें यार थ्योरी में ही रट जाती हैं बच्चों को। तो आपको ये बताना है ये कितने मैक्सिमम हाइट तक चढ़ जाएगा। तो बात फिर से वही है यार, वहीं तक तो चढ़ पाएगा जहाँ से फिसलना शुरू कर देगा, उसके बाद तो चढ़ नहीं पाएगा चाहे कितने भी पैर मार ले। तो यहाँ पे आप क्या ड्रॉ करेंगे बताइए, टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ये टेंजेंट ड्रॉ हो गई, ये टेंजेंट। टेंजेंट ये मान लो उस समय एंगल बन रहा है थीटा, ठीक। अब कुछ है ही नहीं इसमें। अब देखिए, अब ये एक तरह से प्लेन सरफेस हो गया, ठीक है। अब बताइए थीटा की वैल्यू तो निकाल ही लोगे। बताइए टेन थीटा कितना होगा। अच्छा इसका म्यू दिया हुआ है, मैं लिखना भूल गया हूँ। म्यू दिया हुआ है, म्यू को म्यू ले लो। म्यू दिया हुआ है, मान लो म्यू बराबर 4/3 दिया हुआ है, ठीक है। म्यू 4/3 दिया हुआ है। तो बताइए यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी। टेन थीटा इक्वल टू आ गया 4/3, सीधे सीधे, क्यों म्यू के बराबर होता है। अब देखिए टेन थीटा क्या होगा, इसमें थोड़ी मैथमेटिक्स है यार। बताइए यार इस लोकेशन पर मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है। तो क्या इस लोकेशन पर ये टेंजेंट का स्लोप भी तो है, और टेंजेंट का स्लोप क्या होता है बताइए, dy/dx होता है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बताइए y इक्वल टू क्या है, 1/ax²। तो बताइए dy/dx किसके बराबर हो जाएगा, 1/a तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा 2x, ठीक। तो dy/dx की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2x/a। और dy/dx क्या होता है, टेन थीटा होता है। और टेन थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों बताइए, 4/3 है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, 4a/6। 4a/6 और 4a/6 का मतलब आ गया 2a/3। ये 2a/3 आ जाता है। अगर x की वैल्यू 2a/3 आ गई, मतलब ये जिस समय x कोऑर्डिनेट कितना होगा यहाँ तक इसका 2a/3 होगा, तो उस समय फिसलना शुरू कर देगा। तो हमको y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि हमसे मैक्सिमम हाइट पूछी है। तो बताइए y कितना आ जाएगा, y इक्वल टू होगा x²/a। तो y को y मैक्स कह दो, यही किसके बराबर होगा, h मैक्स के बराबर होगा। और x²/a, x की जगह क्या लिख दो बताइए, 2a/3 का स्क्वायर/a लिख दो। एंड दिस इज इक्वल टू आई थिंक 4a/9 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ h मैक्स, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ रिपोज यहाँ पे ख़त्म होता है। आज मुझे इतना ही पढ़ाना था, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स। आज की क्लास में यहीं रोकता हूँ, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। चलिए ठीक।